सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आपकी चैप्टर थर्ड जो है हिमालय की बेटियां करने जा रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर को समझ लेते हैं। हिमालय की बेटियां, ये हमारे पाठ का शीर्षक है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी जो हैं वो इसमें बताते हैं कि किस प्रकार हिमालय जो एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ के रूप में स्थिर है, उसमें से किस तरह से जब नदियाँ निकलती हैं तो किस तरह वो पहले कम चौड़ी और पतली पतली सी दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो समतल स्थान पर आ जाती हैं तो किस तरह से वो विशाल रूप ले लेती हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि शीर्षक से पता चल ही रहा है, हिमालय की बेटियां। तो मतलब जितनी भी हिमालय से नदियां निकल रही हैं वो सारी हिमालय की बेटियां इस तरह से कही जा रही हैं। और किस तरह जब ये नदियां सागर में मिल जाती हैं दक्षिण में आकर, तो ये किस तरह से उसको बताया गया है कि हिमालय इनके पिता के समान है और ये नदियां जो हैं बेटियां हैं। और समुद्र में जो आ जाती हैं मिल जाती हैं तो वो इस तरह से प्रतीत होता है मानो कि हिमालय को अपना दामाद मिल गया हो और उसने अपनी बेटियों को दामाद के हवाले कर दिया हो। तो इस तरह से इस लेसन में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यहाँ नागार्जुन जी बता रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, मतलब इन नदियों को जो है मैंने दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, गंभीर क्या होती हैं कि बहुत ही कह सकते हैं गंभीर, मतलब चंचलता नहीं थी। बहुत ही गंभीर मतलब स्ट्रिक्ट टाइप की भी, स्ट्रिक्ट टाइप जो है बताया गया है कि गंभीर स्वभाव की दिखती थी वो। शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। खोई हुई सी लगती थी कि अपने आप में, जैसे जिसे आप रिजर्व नेचर कहते हो, कि अपने आप में ही मग्न सी दिखाई देती थी। किसके बारे में बताया जा रहा है? नदियों के बारे में। सम्राट महिला की बातें। सम्राट का मतलब है बेटा सभ्य। सभ्य समझते हो? जैसे एक मैनर्स जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सभ्य। मतलब जिसको पता है कि किस तरह से उसने अपने व्यवहार को करना है, उसके बारे में बताया गया है। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ किसके प्रति कह रहा है नागार्जुन? नदियों के लिए कह रहे हैं कि उनके प्रति, यानी कि नदियों के प्रति मेरे दिल में कैसा भाव था? आदर और श्रद्धा के। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यहाँ पे नागार्जुन बताते हैं जिस तरह माँ की गोद में, दादी और मौसी, मामी की गोद में शांति सी प्राप्त होती है, तो ऐसे ही नदियों की धारा में भी वो डुबकियां लगाया करता था। तो उसे बहुत अच्छा प्रतीत होता था, वैसा ही आनंद प्रतीत होता था जैसा माँ की गोद में मिलता है। तो किसकी गोद में बता रहे हैं कि डुबकियां लगाया करता था? इन नदियों की गोद में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थी। क्या मतलब? यहाँ बताया जा रहा है कि जब लेखक हिमालय पर गया, ऊपर चढ़ाई पर गया, तो उसे कैसा लग रहा है कि कुछ और ही रूप में ही सामने थी। मतलब इन नदियों का उसे दूसरा ही तरह का रूप दिखाई दिया। देखते हैं किस तरह का। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। देखो बेटा, अब इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह जब हिमालय से नदियां निकलती हैं। देखो बेटा क्या है, हिमालय क्या है? पहाड़ के रूप में है। अब जब उसमें से पिघलता है, बर्फ पिघलती है, तो वो धीरे धीरे जल के रूप में जो है नदी का रूप ले लेती है। और जो है उसकी पतली दुबली सी बताई गई है। जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है
कि किस तरह एक ऊपर से जब पहाड़ से निकल रही है तो किस तरह वो नदी के रूप में नीचे आ रही है। और जब वो नीचे समतल मैदान में, समतल क्या है मतलब जो फ्लैट कहा जाता है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा है जो समतल मैदान में, जो एक समान है, उसके लिए कहा गया है। तो उतर कर विशाल कैसे हो जाती है, जब समतल मैदान में पहुंच जाती है तो कैसी वो हो जाती है, बहुत बड़ी जो है, विशाल का रूप ले लेती है, उसके लिए कहा गया है। उनका उछलना और कूदना, आपने जैसे देखा ही होगा, गंगा नदी को, यमुना नदी है, सतलुज नदी है, कितनी विशाल सी नदियां हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, उनकी यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मतलब उनका उछलना और कूदना, इसका मतलब बताया गया है कि देखो बेटा, जब ऊपर से नदी निकलती है तो आपको पता ही है कि पहाड़ के ऊपर से निकलेगी तो वहाँ चट्टानें भी हैं, चट्टानों में से निकल रही है तो कभी चट्टानों से टकरा रही है, तो क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जब वहां से निकलती है। तो नेचुरली स्मूथ तो है नहीं रास्ता, तो क्या होता होगा, उसका भाव कभी ज़्यादा तेज हो जाता होगा, धीरे हो जाता होगा, रास्ते में चट्टानों पत्थरों में से हो के निकलती है, तो क्या होता है कि ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, तो इसलिए उछलता कूदती हुई लगती है ये। और खिलखिलाकर लगातार हंसती हुई, मतलब जब हिमालय की गोद से निकल रही है तो बेटियां, आपको पता ही है, पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वहां पे उसकी गोद में खेलती हुई सी निकलती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे हंस रही हो खिलखिलाकर। तो इस तरह से बताया जा रहा है। उनकी यह भावभंगी, भावभंगी कहा गया है कि मतलब उनकी यह खुशी, उनकी यह प्रसन्नता, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो नदी पहाड़ की गोद में होती है तो बहुत ही खिलखिलाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब वो नीचे समतल मैदान में आ जाती है तो उसका उल्लास गायब सा हो जाता है। तो कैसी नजर आती है समतल मैदान में आकर, बिल्कुल शांत सी बहती हुई नजर आती है। तो किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि उन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक को लग रहा है कि अगर मैं कभी किसी छोटी बच्ची को देखूं और किसी कली को देखूं तब भी मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी उनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता। मतलब इतना मुझे कौतूहल कहा जा सकता है कि जितनी जिज्ञासा, और विस्मय मतलब हैरानी, मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी को देखूं मैं किसी लड़की की या कली की, तो भी मुझे उतनी हैरानी नहीं होती जितनी इन नदियों को देखकर होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक? क्योंकि वो हैरान हो रहे हैं कि जब वो ऊपर से निकलती है, उन्होंने तो देखा है कि जैसे ऊपर से निकलती है तो किस तरह से खिलखिलाती हुई, मैंने आपको बताया ही कि पहाड़ों की गोद से निकल रही है तो नेचुरली कैसी निकलेगी, पत्थरों से टकराएगी, कभी तेज आवाज आएगी, कभी धीरे हो जाएगी, तो इस तरह से क्या है, प्रसन्नता पूर्वक सी दिख रही है। और जब समतल मैदान में आ रही है तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल शांत। तो इसलिए हैरानी हो रही है लेखक को कि किस तरह से इसका रूप समतल मैदान में आकर बदल जाता है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यहाँ पे बता रहे हैं लेखक कि कहाँ ये भागी जा रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसकी गति कहाँ पर जाके रुकेगी और कितनी शीघ्रता से ये आगे की तरफ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए ये इतनी तीव्र गति से, यानी तेजी से बह रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, पिता कौन है बेटा, हिमालय। विराट मतलब विराट होता है बहुत, अत्यधिक मात्रा में। और प्रेम पाकर, तो प्रेम कौन दे रहा है, हिमालय दे रहा है। किसको दे रहा है, नदियों को दे रहा है। और नदियां किस तरह बताई गई हैं, बेटियों की तरह बताई गई हैं। और हिमालय को किसकी तरह बताया गया है, पिता की तरह बताया गया है। तो प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अतृप्त मतलब कि इनकी तृप्ति नहीं हो पाई है, मतलब इतना अगर पिता, जैसे हिमालय जिनके पिता हों, और इन नदियों को इतना स्नेह दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्या इनका हृदय भरा नहीं है, तृप्त नहीं हुआ। तृप्त समझते हो, मतलब शांत नहीं हुआ प्रेम पाकर। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, मतलब किस चीज को पाने के लिए ये समतल मैदान की तरफ दौड़ी जा रही हैं। बर्फ जल नंगी पहाड़ियां, बर्फ जली, बर्फ जली का मतलब कि बर्फ जो पिघल गई है, तो पिघली हुई जो है ये नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अध्यतकाएं, सरसब्ज उपतकाएं, ऐसा है उनका लीला निकेतन। क्या मतलब, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, और जो बर्फ से जली हुई नंगी पहाड़ियां हैं, मतलब पहाड़ों पर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां,
और घाटियाँ किसको कहा गया है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसके लिए कहा गया है कि घाटियाँ हैं वहाँ पर। और बंधुर आधितिकाएं, बंधुर आधितिकाएं कहा गया है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए कहा गया है, और जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं उसके लिए। सरसब्ज उपतकाएं ऐसा है जिनका लीला निकेतन,